एक्यूट इन्फ्लामेशन को डिस्कस करेंगे हम। देखें, ये एक एक्यूट इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी में इंजरी या इन्फेक्शन हुआ है, उसके नतीजे में क्या होता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। उसके नतीजे में आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है और क्विक करती है। क्विक और अर्ली रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन। क्विक जिसे बोलते हैं हम ट्रांजिएंट और अर्ली रिस्पॉन्स। इसमें जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होती है, इसमें मेनली कौन से सेल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं? मेनली आपके न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि आपकी क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मेनली कौन से सेल रेज होते हैं? मोनोसाइट्स। तो उसने लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूट्रोफिल इन द टिश्यूज, क्योंकि एक्यूट इन्फ्लामेशन में आपको बताया मैंने न्यूट्रोफिल इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ये इनकी एसोसिएशन होती है अडीमा के साथ। अडीमे का मतलब क्या होता है? स्वेलिंग। जब हम कार्डिनल साइन मैंने जब आपको इन्फ्लामेशन के पढ़ाए थे तो उसमें क्या था? ट्यूमर था। ट्यूमर को लेटिन वर्ड में क्या बोल रहे थे हम? स्वेलिंग बोलते हैं। ट्यूमर को लेटिन में स्वेलिंग बोलते हैं। ये बेसिकली कैसे होती है? इसमें आपका जो स्वेलिंग की वजह से जो बिल्ड अप स्वेलिंग होती है आपके टिश्यूज में हो जाती है। ये बेसिकली कॉमन साइन है आपका इन्फ्लामेशन का। और जब ये स्वेलिंग आपके टिश्यूज में बिल्ड अप होती है तो उसकी वजह से एडिमा हो जाता है। एक्यूट इन्फ्लामेशन रैपिड ऑनसेट इसका होता है, ये सेकंड टू मिनट्स में स्टार्ट होती है और इसका जो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है शॉर्ट होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब क्या होता है? ये कुछ मिनट से लेके कुछ डेज तक रहती है। ये बेसिकली एक्यूट इन्फ्लामेशन किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? ये रिप्रेजेंट करती है रिएक्शन ऑफ इनिएट इम्यून सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जो इनिएट इम्यून सिस्टम है ये बेसिकली क्या है आपका? ये आपकी बॉडी का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। और ये वाला जो इनेट इम्यून सिस्टम है ये लेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है एज कंपेयर टू क्रोनिक इन्फ्लामेशन। एक्यूट इन्फ्लामेशन के स्टिमुलाई की बात करें तो आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन आ गया है, देखिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन में क्या है, देखिए क्रोनिक इन्फ्लामेशन इस चीज का है कि वो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म रहती है। इसी वजह से इसको बोलते हैं, इसका जो लेस स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है एज कंपेयर टू एक्यूट इन्फ्लामेशन का इन द क्रोनिक इन्फ्लामेशन के निस्बत। एक्यूट इन्फ्लामेशन का स्टिमुलाई में इन्फेक्शन बॉडी में एंटर हुआ है, बॉडी में कोई ट्रॉमा हुआ है या नेक्रोसिस जिसे डेड टिश्यूज कहते हैं या फॉरेन बॉडीज, इसके नतीजे में आपकी बॉडी जो रिस्पॉन्ड करती है इन स्टिमुलाई के नतीजे में, उसकी वजह से एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाती है। एक्यूट इन्फ्लामेशन का मकसद क्या होता है? ताकि आपका जो सेल इंजरी जो कॉज कर रहे हैं उसको रिमूव करना और आपका जो हीलिंग प्रोसेस है उसको इनिशिएट करना, यानी इनिशिएट हीलिंग प्रोसेस। अब इसके मीडिएटर्स हैं, इनको आपने रटा लगाना है एक्यूट इन्फ्लामेशन के। इसमें टॉल लाइक रिसेप्टर्स हैं, एरिकोडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होती हैं, सिनोफिल्स, एंटीबॉडीज जो प्री एग्जिस्टिंग आपकी बॉडी में मौजूद होती हैं, मैस्ट सेल्स और बेसोफिल्स। ये तकरीबन आपके जितने भी बॉडी के सेल्स अंदर मौजूद होते हैं सीबीसी में, जब हम टोटल ब्लड काउंट करवाते हैं उसमें कंप्लीमेंट भी इन्वॉल्व होता है और हेगमैन फैक्टर जिसे फैक्टर 12 कहते हैं। ये सारे आपके बेसिकली मीडिएटर कहाँ पे इन्वॉल्व हैं? आपकी एक्यूट इन्फ्लामेशन में। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ इन्फ्लामासोम। इन्फ्लामासोम बेसिकली क्या होता है? ये बेसिकली आपका जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का कम्प्लेक्स होता है। साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का कम्प्लेक्स होता है। ये बेसिकली किन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है बॉडी के अंदर? ये बॉडी के अंदर रिकॉग्नाइज करता है डेड सेल्स को, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को और थर्ड पे क्रिस्टल्स को, जो आपको यूरिक एसिड क्रिस्टल कहते हैं। उन चीजों को ये क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज पहचानता है और उनको पहचान के क्या करता है? ये उनके नतीजे में इंटरलूकन 1 को एक्टिवेट करता है और इंटरलूकन 1 नेक्स्ट क्या करता है? आपके इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ जो इन्फ्लासोम है तो बेसिकली साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है किसके प्रोडक्ट्स को? डेड सेल के प्रोडक्ट को, माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स को और क्रिस्टल को, जिसकी एग्जांपल उसने यूरिक एसिड क्रिस्टल की दी हुई है। और इसके नतीजे में क्या करता है? ये आपके इंटरलूकन 1 को एक्टिवेट करता है और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। जब हम कंपोनेंट्स की बात करें, एक्यूट इन्फ्लामेशन के दो कंपोनेंट्स है, एक वेस्कुलर कंपोनेंट है, दूसरा सेलुलर कंपोनेंट है। इसमें देखिए कंपोनेंट्स हैं, एक्यूट इन्फ्लामेशन के दो कंपोनेंट्स हैं, एक वेस्कुलर है, दूसरा हमारे पास क्या है? सेलुलर। वेस्कुलर में क्या होता है? अगर आपको एक मॉस्किटो ने बाइट की है तो वहां पे क्या होगा? वहां पे एक्यूट इन्फ्लामेशन हो जाएगी। एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होगी? मॉस्किटो ने बाइट किया तो वहां पे क्या होगी? रेडनेस हो जाएगी। और दूसरा क्या? वार्मनेस। ये बेसिकली रेडनेस और वार्मनेस बेसिकली क्या है? आपका
कार्डिनल साइन है जो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया हुआ है किसका, एक्यूट इन्फ्लेमेशन का। अब बेसिकली उसने खोला है वेस्कुलर में क्या होता है, वेजोडाइलेशन होती है। वेजोडाइलेशन क्या होती है, ये रेडनेस की वजह से होती है। देखें ये चीज को आप समझे, जब वेजोडाइलेशन होती है तो वहां पे जो आर्ट्रियोलर मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज हो जाता है इनिशियल तौर पे। लेकिन बाद में वहां पे ब्लड फ्लो क्या होता है, स्लो हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या होता है आपका, स्लो हो जाएगा। वहां पे वो क्या करवाएगा, स्टेसिस करवा देगा। अब नॉर्मल उसने ये इस चीज को समझे, एंडोथेलियल परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है। इस सिनेरियो को उसने शॉर्टकट में लिखा हुआ है। अगर ये बेसिकली आपके ब्लड वेसल है, जब टिश्यू यहाँ पे डैमेज होते हैं तो ये आपके जो एंडोथेलियल है ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन करती है, ये देखें ये दो एंडोथेलियल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां से क्या होगा, इनकी जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी तो यहां से क्या होगा, प्रोटीन के जो रिच फ्लूइड्स है वो लीक होगा टिश्यूज के अंदर। प्रोटीन जो का रिच फ्लूइड है वो कहां पे लीक होगा, आपका टिश्यूज के अंदर। जब टिश्यूज के अंदर आपका लीक होगा तो वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी। स्वेलिंग नेक्स्ट क्या, बेसिकली वहां पे एडिमा हो जाएगा। तो उसने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ था कि एंडोथेलियल है बेसिकली उसकी परमेबिलिटी कैसे इंक्रीज होती है, क्योंकि वहां पे जो आपके टिश्यू डैमेज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपके एंडोथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होती है जिसकी वजह से आपके जो ये वाले मिड वाले इंट्रा एंडोथेलियल जंक्शन है ओपन हो जाते हैं और उसकी वजह से प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक होता है और उसकी वजह से स्वेलिंग होती है और एडिमा हो जाता है। दूसरा उसने लिखा हुआ है कि आपके जो सेलुलर रिस्पॉन्स क्या होता है उसके अंदर एक्स्ट्रावेशन होती है ल्यूकोसाइट, और मेनली उसने बोला हुआ ल्यूट्रोफिल की। इस चीज को समझें, इस चीज का मतलब क्या होता है। इस चीज का मतलब होता है जहां जब भी इन्फ्लेमेशन वगैरह कोई इंजरी होती है तो क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट है मेनली न्यूट्रोफिल्स वहां से स्क्वीज आउट हो जाती हैं, वहां से निकल आते हैं स्क्वीज आउट। कहां और कहां पे स्क्वीज आउट होते हैं, कहां से, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से। देखें इस स्ट्रक्चर को समझे, ये बेसिकली आपका क्या है, आर्ट्रियोल्स है, ये आपकी कैपिलरीज है। उसने लिखा पोस्ट कैपिलरी यानी कैपिलरी के बाद वेन्यूल्स, ये पोस्ट कैपिलरी क्या है, वेन्यूल्स है, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। और ये नेक्स्ट क्या, वेन्स बनाते हैं। तो यहां से आपके उसने बोला कि आपके न्यूट्रोफिल्स मेनली स्क्वीज होंगे। स्क्वीज होने के बाद कहां पे जाएंगे, इंजरी वाली साइट पे जाएंगे, वहां पे अकामुलेट हो जाएंगे। यहाँ पे लिखा उसने कि वो बेसिकली वहां से स्क्वीज आउट होके यानी एक्स्ट्रावेशन, जिसे स्क्वीज आउट ऑफ लिकोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल्स की फ्रॉम पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से, और अकामुलेट कहां पे होंगे, लिकोसाइट जो अकामुलेट मेनली न्यूट्रोफिल होंगे जिस साइड पे इंजरी हुई हो, इन द फोकस ऑफ इंजरी। वहां पे क्यों अकामुलेट हो जाएंगे, ताकि वहां पे इनकी एक्टिवेशन हो जाए, और एक्टिवेशन होने के बाद क्या करें, ये वहां पे जो पैथोजेंस हैं उनके साथ कंबैट कर सकें, फाइट कर सकें। हम मेनली उसमें बोला जो वेस्कुलर का फिनोमिना का मेन मकसद क्या होता है, ताकि आपका जो सेल्स और प्रोटीन्स है उसको साइट ऑफ इंजरी पे या इन्फेक्शन पे लेके आ जा सके। जबकि सेलुलर का मेन फंक्शन क्या होता है, उसने बोला जो ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रावेशन इसके यानी ल्यूकोसाइट न्यूट्रोफिल के जो स्क्वीज आउट है उसके 4 प्रोसीजर होते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 मार्जिनेशन होती है और रोलिंग होती है। ये नंबर 1 ये आगे डिटेल में बताऊंगा मार्जिनेशन रोलिंग कैसे होती है। और मार्जिनेशन और रोलिंग बेसिकली कौन करवा रहे होते हैं, आपके पी सिलेक्टन और ई सिलेक्टन ये करवा रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड होता है वहां पे लिकोसाइट्स वगैरह की एडिशन होती है। एडिशन होने के साथ साथ नेक्स्ट क्या होती है, उनकी ट्रांस माइग्रेशन होती है। ट्रांस माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, वो आपके जो ब्लड वेसल्स के दरमियान जो क्या करेंगे, ट्रांस माइग्रेशन, ये ब्लड वेसल है उसके दरमियान से गुजर के आपकी इंजरी की साइड पे पहुंचते हैं। और जो नंबर 4 है इसमें क्या लिखा हुआ है उसने कि फिर ये माइग्रेशन वहां पे होती है और वहां पे जो कीमो अट्रैक्शन यानी वहां पे ये अपने केमिकल्स कीमो अट्रैक्टर्स रिलीज करते हैं। ये अलग टॉपिक है। अब बेसिकली एक्यूट इन्फ्लेमेशन के आउटकम्स क्या है। नंबर 1 पे जो हमारे गुड वन है वो क्या है, अगर बॉडी ने इसको रिजॉल्व कर दिया, एक्यूट इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व करने के बाद वहां पे हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ये सबसे अच्छा होता है। और उसको कौन से मीडिएटर यूज हो रहे होते हैं इसमें, इंटरलूकन 10 और ट्यूमर इंटरलूकन 10 और ट्रांसफार्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा यूज हो रहा होता है। अगर इन्फ्लामेटरी आपके जो प्रोसेस हैं वो क्या इनफ नहीं है, इतने ज्यादा नहीं है कि आपकी इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व कर दें, जिसकी वजह से वहां पे परसिस्टेंट एक्यूट इन्फ्लेमेशन रहती है। और उसको उसके अंदर कौन से मीडिएटर यूज होते हैं, इंटरलूकन 8 अहम रोल अदा कर रहा होता है। नेक्स्ट उसने कहा होगा कि अब्सेस, बेसिकली अब्सेस क्या होती है, अब्सेस को हम बोलते हैं वॉल्ड ऑफ पस कलेक्शन। जो बेसिकली पस सेल्स
किस चीज से बने होते हैं, इसके अंदर किस चीज के आप या तो आपके WBC मौजूद होते हैं या डेड टिश्यूज मौजूद होते हैं, और डेड टिश्यूज के साथ और क्या मौजूद होते हैं, बैक्टीरिया। तो बेसिकली एब्सेस को बोलते हैं वॉल्ड ऑफ पस कलेक्शन को बोलते हैं। उसने बोला एब्सेस कैसे होगी, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन की वॉल्ड ऑफ हो जाए बाय फाइब्रोसिस के जरिए, उसको एब्सेस बोलते हैं। फाइब्रोसिस बेसिकली क्या, ये भी मतलब वहां पे टिश्यूज फाइब्रोस्ड हो जाते हैं। अगर क्रोनिक इन्फ्लामेशन अगर ये तमाम चीजें रहे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन कैसे होगी, अगर आपकी बॉडी का इनिशियल रिस्पॉन्स, इनिशियल इंसल्ट जिसकी वजह से इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी रिमूव नहीं हो रही है, दूसरा आपका जो इम्यून सिस्टम वो फेल हो गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी। इसमें देखें, इसका मैकेनिज्म समझे, ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर उसने कहा हुआ है कि एंटीजन प्रेजेंटेशन होती है बाय मैक्रोफेजेस। ये एक आपकी एंटीजन आपकी बॉडी में आई है, और आपकी बॉडी में क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जिसमें आपके बीटा सेल्स की एग्जांपल है और मैक्रोफेजेस। ये बेसिकली जो मेडिया हिस्टोकम्पैटिबल कॉम्प्लेक्स 2 है, ये किसको प्रेजेंटेशन करता है, यहाँ पे मौजूद होते हैं आपके टी हेल्पर सेल्स। और टी हेल्पर सेल के आउटसाइड पे क्या होता है बेसिकली, और ये कौन से टी हेल्पर सेल्स होते हैं, CD4 होते हैं, और उनके आउटसाइड पे होता है टी सेल रिसेप्टर, इसके साथ कंबाइन करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और ये रिलीज करते हैं इंटरफ्लोन गामा को, और इंटरफ्लोन गामा मजीद मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करता है, और जो मजीद क्या करेंगे, एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में उसने कहा होगा कि एंटीजन की प्रेजेंटेशन होती है बाय मैक्रोफेज के जरिए, और अदर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे बी सेल्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उसकी वजह से एक्टिवेशन होती है CD4 या टी हेल्पर सेल्स की, और वो क्या करवाते हैं, आपके क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसकी वजह से। क्योंकि ये बेसिकली आपके टी हेल्पर सेल है, ये क्या किस चीज को ड्राइव करते हैं, ये ड्राइव आपके करते हैं क्रोनिक इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को। और जब स्कारिंग कब होगी, स्कारिंग तब होती है कि जब कि आपके डैमेज टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय फाइब्रस टिश्यूज के साथ ड्यूरिंग हीलिंग प्रोसेस, उसको बोलते हैं स्कार बन जाते हैं। अब उसने बोला जो मैक्रोफेजेस होती हैं, ये सेल क्या प्रीडोमिनेंट कहाँ पे होते हैं, ये प्रीडोमिनेंट होते हैं अगर लेट स्टेज इन्फ्लामेशन, अक्यूट इन्फ्लामेशन की चल रही है, और इनका पीक पॉइंट है 2 to 3 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ acute inflammation। और ये कहते हैं डिफरेंट टाइप के साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। साइटोकाइंस क्या प्रमोट करते हैं, वो आपकी रेजोल्यूशन को और हीलिंग को प्रमोट करते हैं।